नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस करवा चुके थे उनको फिर से रिपीट करते हुए सांख्यिकी औसत के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मानवीय ज्ञान के विकास में आज संख्याओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अब सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन में भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। निष्कर्षों को वैज्ञानिक बनाने, निदर्शन को प्राप्त करने, प्रयोग प्रारूप का निर्माण करने, परिकल्पना का परीक्षण करने तथा आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए वर्तमान में सांख्यिकी को सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाता है। सांख्यिकी का सबसे अधिक उपयोग विभिन्न तथ्यों में विद्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के दौरान जो सांख्यिकी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनका वर्गीकरण तथा सारणीयन करने के बाद संक्षिप्तीकरण करने और उन्हें बोधगम्य बनाने के लिए किया जाता है ताकि उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सके। कहने का मतलब सांख्यिकी का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में बहुतायत में होने लगा है। हम इस वीडियो में सांख्यिकी औसत के अंतर्गत माध्य के बारे में बात करेंगे। माध्य दी गई सम्यक माला में ऐसा मूल्य जो संपूर्ण सम्यकों का प्रतिनिधित्व करता है सांख्यिकी माध्य कहलाता है। अर्थात जो सम्यक माला दी गई है उस सम्यक माला के संपूर्ण सम्यकों का एक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं इसको कि ये सभी का रिप्रेजेंटेशन करता है और ऐसे रिप्रेजेंटेशन करने वाले को सांख्यिकी माध्य कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है और हम यहाँ इसके अंतर्गत प्रोफेसर एल हेंस का जिक्र करेंगे। एल हेंस के अनुसार यह स्पष्ट है कि एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग संपूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है वह श्रेणी में न तो न्यूनतम मूल्य रखती है और न ही उच्चतम मूल्य, अपितु वह मूल्य तो इन दोनों सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है जहां श्रेणियों की अधिकांश इकाइयाँ एकत्रित हो जाती है। ऐसे अंक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा श्रेणी कहलाते हैं। अर्थात प्रोफेसर एल हेंस ने अपनी परिभाषा में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक ऐसी संख्या है जिसका प्रयोग संपूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और ये श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य रखती है और न ही उच्चतम मूल्य रखती है, बल्कि दोनों मूल्यों की सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है जहाँ श्रेणियों का अधिकांश इकाइयाँ एकत्रित हो जाती है। अर्थात ये संपूर्ण सम्यक माला का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी परिभाषा की हम बात करें यहाँ तो क्रॉक्स्टन एंड काउडेन के अनुसार माध्य सम्यकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग सम्यक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अर्थात क्रॉक्स्टन और काउडेन अपनी परिभाषा में माध्य को सम्यकों के विस्तार के अंतर्गत एक ऐसा मूल्य मानते हैं जिसका प्रयोग सम्यक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक ऐसे मूल्य के रूप में माध्य को परिभाषित किया गया है
जो कि सम्यक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी माध्य संपूर्ण सम्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला और केंद्रीय मूल्य को प्रकट करने वाला एक अंक होता है, जो कि उन सम्यकों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच की स्थिति में होता है। अर्थात इसको हम अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, और ये एक एवरेज मूल्य होता है। अर्थात जो सम्यक माला में मूल्य दिए हुए हैं उन सब का एक एवरेज मूल्य के रूप में इसको देखा जा सकता है। चूँकि हमारी जो विशाल संख्याएं होती है उनको संक्षिप्त करने का एक साधन भी होता है, और इस रूप में भी हम माध्य को देख सकते हैं। माध्य को और भलीभांति समझने के लिए हम यहाँ माध्य की उपयोगिता और उद्देश्यों की भी बात करेंगे। और चूँकि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का विवेचन, विश्लेषण, निष्कर्षीकरण में माध्यम की अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं, उनकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। माध्य की पहली उपयोगिता है श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण करना। माध्य का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों की श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण करना है, जिससे उन्हें समझना और याद रखना सरल हो जाए। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक कक्षा के सभी छात्रों का अंकों को याद रखना बहुत कठिन है, परंतु सभी के अंकों से माध्य अंक ज्ञात करके याद रखना और समझना सरल हो जाता है। अर्थात श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है। दूसरी जो उपयोगिता और उद्देश्य है वो है तुलनात्मक अध्ययन में सरलता। अर्थात अनेक अंकों वाली श्रेणियों की तुलना करना कठिन होता है, परंतु जब उनका माध्य ज्ञात करके उन्हें एक अंक का रूप प्रदान कर दिया जाता है तो उसकी तुलना का कार्य सरल हो जाता है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। माध्य की सहायता से भारत और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति औसत आय की तुलना सरलता से की जा सकती है। तीसरी जो उपयोगिता है और उद्देश्य है वो है विश्लेषण में सहायक। माध्य अनुसंधान के विश्लेषण में सहायक होता है, और एक विद्वान है घोष तथा चौधरी, उन्होंने लिखा भी है कि विशाल समूह का एक संक्षिप्त रूप प्रकट करने के लिए विश्लेषण व व्याख्या के कार्य को सरल बनाना माध्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थात माध्य अनुसंधान के विश्लेषण को सरल बनाने में या अनुसंधान का विश्लेषण करने में सहायक के रूप में होता है। तीसरी जो उपयोगिता और उद्देश्य है वो है अनुपात निर्धारण करना। अर्थात माध्य का जो कार्य है वो अनुसंधान के अंतर्गत अनुपात का निर्धारण करना भी है। माध्य के द्वारा अंकों की दो श्रेणियां या दो समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा अनुपात का अनुमान लगाया जाता है। एक उदाहरण से इसको हम समझेंगे कि एक कॉलेज के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है तथा दूसरे कॉलेज के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80% है। तो प्रथम कॉलेज से दूसरे कॉलेज का परीक्षा फल लगभग 1.25 गुना से अधिक है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। पांचवा जो इसकी उपयोगिता और उद्देश्य है वो है सरलीकरण करना। अर्थात माध्य अनुसंधान को सरल करने का कार्य भी करता है। अत्यधिक जटिल अंक समूह को ठोस रूप में परिवर्तित कर देना, विशाल आंकड़ों के निदर्शन निकालना और अनेक प्रकार की बिखरी हुई सामग्रियों को सरल बनाने में भी
माध्य बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। छठा जो इसकी उपयोगिता और उद्देश्य है वह है समग्र का प्रतिनिधित्व करना। माध्य एक ऐसी संख्या होती है जिसके आधार पर संपूर्ण श्रेणी या संपूर्ण समूह या समग्र घटना के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अर्थात माध्य समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। और माध्य का नेक्स्ट जो उपयोगिता और उद्देश्य है वो है मार्गदर्शन करना। सामाजिक आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय नियोजन के भावी कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करने के उद्देश्य से माध्य आधार के रूप में कार्य करता है। चूँकि एक अनुसंधान के अंतर्गत माध्य मार्गदर्शन का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि माध्य से ये स्पष्ट होता है कि यदि भारतीयों की औसत आयु अन्य देशों के लोगों की औसत आयु से कम है तो उसमें सुधार एवं वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार से माध्य की अपनी उपयोगिता है, माध्य के अपने उद्देश्य हैं। साथ ही हम उपयोगिता और उद्देश्यों की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित अन्य बात भी करेंगे।